Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Dandavat Pranam, all devotees. Thank you very much, Maharaj, for giving me this opportunity to serve the Vaishnavas. And thank you, Padmamali Prabhu, for coordinating this for me. I will not take much time. ज़्यादा समय नहीं लूंगी. मैं एक physiotherapist हूँ. And with my past experience of working in the ICUs and ICCUs, under cardiologists and various other internal medicine doctors, मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे कहते हैं पोस्चरल ड्रेनेज. सो कोविड या नो कोविड, ये दोनों वक्त में ये टेक्निक यूज की जा सकती है. इससे क्या होता है कि यदि आपकी छाती में या फेफड़ों में कफ भरा हुआ है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं ला पाएंगे. तो पहले हमारे फेफड़ों में जो कफ इकट्ठा हुआ है उसे कैसे निकालना है, विदाउट यूजिंग अ वेंटिलेटर, विदाउट यूजिंग एनी ड्रग्स या कुछ भी हॉस्पिटल सुविधा इस्तेमाल किए बिना हमारे फेफड़ों से कफ कैसे निकाला जा सकता है, वो टेक्निक में बताऊंगी. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. पद्मवाली प्रभु प्लीज मुझे बताइएगा आप स्क्रीन अगर मेरा देख पा रहे हैं तो. 1 सेकेंड. Yes, Prabhu, आप. Yes, all good, all set. Okay, thank you. So इस टेक्निक को कहते हैं पोस्चरल ड्रेनेज, यानी कि पेशेंट को डिफरेंट पोजीशंस में रख के हम उनकी छाती में या फेफड़ों में इकट्ठा हुआ कफ वो कैसे निकालेंगे. And the main principle which is used here is gravitation, गुरुत्वाकर्षण. So पेशेंट को डिफरेंट पोजीशंस में रख के डिपेंडिंग कि कहाँ कहाँ कफ इकट्ठा हुआ है. अब ये मैं सीधा इस स्लाइड पे जाना चाहूंगी जो हमें बताता है. आपकी यूजुअली हम सीटी स्कैन एक्सरेस करवाते हैं तो जिसमें पता चलता है कि फेफड़ों के किस अंग में किस पार्ट में हमारा कफ इकट्ठा हुआ है. ये एक डिटेल्ड आइडिया है कि आप कैसे कैसे लंग स्पेसिफिक एरियाज को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को किस पोजीशन में लेटाएंगे और क्या करेंगे तो कफ बाहर निकलेगा या मेन ब्रोंकस में आएगा, गले तक एटलीस्ट पहुंच जाएगा ये पोजीशंस का इस्तेमाल करते हुए. फिर पेशेंट कफ करके उसे निकाल सकता है. ये मैं शेयर करूंगी पद्मावली प्रभु के साथ, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक. लेकिन कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप घर पे, यदि आपने एक्सरे नहीं करवाया है, सीटी स्कैन नहीं करवाया है, तो भी आप यूज करके उसे आप उसका लाभ पा सकते हैं. सो these are some techniques which you can do at home. So इसमें से एक जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो सेकंड टेक्निक है, मैं आपको आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगी. मेरे प्रभु जी has kindly agreed to help me out in this. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Dandavat Pranam to all devotees. Thank you for this opportunity. Okay, so suppose now this is a patient. आपको पता चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी छाती में कफ इकट्ठा हुआ है? You will know when you breathe. जब आप ब्रीथ करेंगे आपको खर खर आवाज आएगी. तो इस टाइम पे आप बहुत ही विगरस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना करें. We know that many people have come in, naturopaths आए हैं, थेरेपिस्ट आए हैं, तो उन्होंने कई टेक्निक्स बताई हैं जिनमें बहुत जोर से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करते हैं. लेकिन यदि आपको छाती में कफ भरा हुआ है एंड आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पहले ना अटेम्प्ट करें. पहले ये टेक्निक अटेम्प्ट करें, आपके फेफड़ों में जगह बनाएं ऑक्सीजन जाने के लिए, और फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो 1 सेकंड. सो इस टेक्निक के लिए हमें 1 सेकंड जस्ट गेट प्लीज. सो इस टेक्निक के लिए हमें 3 जगहों पर पिलो लगाना होता है, राइट? सो सॉरी, या, सो हियर and I have another cushion here. ऐसे करके आप इस तरह से आप 2 बड़े कुशन्स लेकर एक थोड़ा सा एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं. जो यहाँ पर बॉल यूज किया गया है उसकी जगह पे आप एक एलिवेशन यूज करके पेशेंट को कह सकते हैं कि अपना पेट यहाँ रखें या छाती यहाँ पे रखें, राइट? एंड आगे एक पिलो दे सकते हैं.
इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ है. कैन यू सी दिस? या सो चेस्ट है विच इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स ग्रेविटी. सपोज आपके फेफड़ों में यहाँ पर कफ इकट्ठा है, या बीच के हिस्सों में इकट्ठा है, या सपोज ऊपर के हिस्सों में भी इकट्ठा है, तो दिस इज अ जनरल पोजीशन जिससे कफ ड्रेन हो सकता है और पेशेंट के मेन ब्रोंकस में या गले तक तो पहुंचा सकते हैं. अब इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको हाथों की पोजीशन ऐसे करनी है. दिस इज यूज्ड फॉर कपिंग. इसे कहते हैं परकशन टेक्निक, राइट? इसे परकशन टेक्निक कहते हैं, जिससे जैसे हमारी नानी दादी छोटे बचपन में हमें बताती थी, कोई भी बच्चा खांसता था तो उसे झट से ऐसे ऐसे पीठ पे थपथपा देती थी, तो क्या होता था, जो भी होता था गले में अटका हुआ होता था वो निकल जाता था, बच्चा खांस देता था या उल्टी कर देता था. लेकिन इसमें अडल्ट्स में करने में उल्टी नहीं होगी, राइट? एंड ऑफ कोर्स ध्यान रखें कि खाने के तुरंत बाद ये ना किया जाए. सो आपको हाथों को इस तरह रख के, थोड़ा सा कप करके, गोल करके रख के, और पेशेंट को ऑल्टरनेटिव मूवमेंट करनी है इस तरह, इस तरह. ये टेक्निक दुनिया भर में आईसीयूज में यूज की जाती है पेशेंट्स को कफ से राहत देने में. कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स तो अराउंड 50 रेपिटेशंस आप ऐसे कर सकते हैं दोनों तरफ. अगर यहाँ पे कफ ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा कंसंट्रेट करें, और यहाँ ज्यादा है तो यहाँ. ये हमारी सीटी स्कैन रिपोर्ट बताएगी. लेकिन यदि आपके पास सीटी स्कैन करवाने का आपको अवसर नहीं मिला है, तो यू कैन ऑलवेज डू इन अ जनरलाइज्ड वे. This will not hurt the patient and it's very, very relaxing. Okay, please get that. Right? So this is called postural drainage. This is one of the general positions those can be used. That can be used in home environments. And also ये कहा गया है कि I remember that रात को यदि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ इकट्ठा हो रहा है, हर 2-2 घंटे में ये पोस्चरल टेक्निक देखकर आईसीयूज में सुबह को डॉक्टर्स डिसाइड कर देते हैं कि या इन्हें वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है. बिकॉज जैसे ही कफ निकल जाएगा, पेशेंट को लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा के, समथिंग लाइक दिस, जिसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो हम सांस अंदर मुंह से लेंगे और पेट फुलाएंगे. क्यों पेट फुलाएंगे? बिकॉज पेट के जगह पे जस्ट अंडर द चेस्ट वॉल, हमारे फेफड़ों के नीचे या रिब केज के नीचे डायफ्राम मसल होता है हमारा, जो बहुत ही, दिस इज द मेन मसल ऑफ ब्रीदिंग. सो जैसे हम ब्रीद इन करेंगे तो पेट फूलना चाहिए, और ब्रीद आउट करेंगे तो हमें हमारा पेट अंदर जाना चाहिए. सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है. इसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं. और ये एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग, जिसमें पेशेंट नाक से 2 सेकंड के लिए, अगर 1 2 for 2 काउंट्स, अगर पेशेंट नाक से इनहेलेशन करता है तो मुंह को गोल बना के ओ बना के और अपनी टंग रूफ पे टच करके एक्सहेल करता है फॉर डबल द अमाउंट, व्हिच इज 1 2 3 and 4. सो विद दिस व्हाट हैपेंस इज, हम मुंह को गोल क्यों करते हैं? ताकि हमारी एयरवेज जो पीछे हैं वो खुली रहें, बैक प्रेशर बना रहे. सो हम नाक से ब्रीथ करेंगे एंड मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो इससे पेशेंट को काफी राहत आती है. once the patient is once the cough is drained out. सो ये पोस्चरल ड्रेनेज करने के बाद आप ये 2 टेक्निक्स, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और पर्स लिप ब्रीदिंग, एवरी 2 आवर्स कर सकते हैं. अब सबसे पहले तो हम बहुत पैनिक करते हैं कि कोविड हो गया, पॉजिटिव आ गए रिजल्ट, या रिजल्ट ना आने से पहले भी. सो whenever we are in anxiety, जब भी हम एंशियस हो जाते हैं किसी बात के बारे में, या कि कोविड हो गया, तो नेचुरली हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, और उस ब्रीदिंग में हम बहुत शैलो ब्रेथ्स लेते हैं. और तब हमने ऑक्सीमीटर लिया और चेक किया तो डेफिनेटली अगर कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम आएगा. सो प्लीज डू नॉट पैनिक, एंड इमीडिएटली मे बी वी कैन डू a 6-minute walk test. This is a self help technique जिसमें आप अपना ऑक्सीजन, बट बिफोर डूइंग दिस टेस्ट जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करिए, एंड फिर ही ये अटेम्प्ट करिए, मेंटली रिलैक्स करिए एंड टॉक टू योर पीपल अराउंड, एंड देन द टेस्ट इज स्पेसिफिक. तो आप
ये टेस्ट करने से पहले ऑक्सीमीटर लगाएं, अपना ऑक्सीजन लेवल देखें, 6 मिनट्स चलिए कंटिन्यूअसली, ज्यादा तेज नहीं चलना है। तब आप अपना वॉक के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप अपना ऑक्सीजन देख सकते हैं, और फिर ये वॉक स्टॉप करने के बाद ऑक्सीमीटर लगा के ये देख सकते हैं। एनी डिफरेंस ऑफ 4 to 5% इज फाइन। उससे ज्यादा यदि 6 to 7% आपका ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है वॉक करने वक्त तभी आप डॉक्टर को संपर्क करें, नहीं तो 4 to 5% यदि कम होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। दिस इज अ होम टेक्निक टू नो वेदर यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, एंड डू नॉट पैनिक। लोग घर में बैठकर भी ठीक हो ही जाते हैं। ओके, सो अनदर टेक्निक, लास्ट टेक्निक इज कॉल्ड प्रोनिंग। यदि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है लेवल, एंड यू फील दैट समथिंग कैन बी डन एट होम, and this is the technique again used in hospitals and it's very rampant all around the world. So this is called proning. इसे proning कहते हैं। यहाँ पे हम 3 जगहों पर पिलो रखते हैं। Again, as you can see in the picture, एक सिर के नीचे, एक पेल्विस के नीचे जो हिप बोन है, और एक पैरों के नीचे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इस पिक्चर में तो दिखाया गया है कि थोड़ा पेट तक आ रहा है पिलो, लेकिन बेटर होगा कि आप पेट पर पिलो ना आने दें ताकि आपका पेट ना दबे। राइट, आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट क्विकली। तो इसके लिए हमारे उल्टा उल्टा ओके उल्टा 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 या थैंक यू। So this is the technique. So यहाँ पर again the patient is made to lie down. जैसे आगे एक पिलो है, इनके नीचे यहाँ पे थोड़ी सी जगह जाए, उतना हाथ जाए उतनी जगह है। हिप बोन पे एक बड़ा सा कुशन है, और उनके पैरों के नीचे एक कुशन है। इस टेक्निक में क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग, जो हम नॉर्मल वेज में ब्रीदिंग करते हैं, वो ब्रीदिंग कम लेबोरियस हो जाती है, यानी कि कम उसमें एफर्ट लगता है। इस पोजीशन में पेशेंट को हम करीब 2 घंटे भी रख सकते हैं। And agar if the patient is comfortable, then he can do some exercise also. Can you put your hands by the side here? And he can raise his chest, take a deep breath in and go down. Yes, ऐसे 2-3 बारी करने से patient को भी लगता है कि yes, I'm feeling good, and he takes deep breath, so he already is feeling good. Now 2 घंटे के बाद we can turn into the side lying position का। ये एक साइकिल है प्रोनिंग का। साइड, अब हमने ये दोनों पिलोज हटा दिए हैं, एंड हम यहाँ पे एक पिलो रख के पेशेंट को साइड पोजीशन में सुला देंगे, लिटा देंगे। ये पोजीशन में भी पेशेंट आराम से ब्रीदिंग कर सकता है और 2 घंटे लेट सकता है। अदर पोजीशन इज साइड, अदर साइड। This is the position where the patient can again lie down in the other side, ताकि जो भी हमारे कफ यदि इकट्ठा हुआ है जो हमें नहीं पता है, वो भी ड्रेन होके आगे ब्रोंकस में, स्टेम ब्रोंकस में या गले तक आ जाए, फिर पेशेंट को कफ करवा सकते हैं। इसके बाद पेशेंट बैठ सकता है। इसके बाद पेशेंट को आगे एक बड़ा कुशन रखवा के एंड यहाँ कोई टेबल रखवा के उनको कहिए कि हाथ रखें, और आराम से पेशेंट ब्रीथ कर सकते हैं इस पोजीशन में। सो ये साइकिल है प्रोनिंग का, सेल्फ प्रोनिंग साइकिल। उल्टा लेटना है as you can see in the picture, then left lateral, right lateral, again prone, and then sit up. ये करने से भी आप देखते हैं तुरंत सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक में ऑक्सीजन लेवल्स कैन इंक्रीज। So these were this is my small and precise presentation. तो जब तक आपकी ऑक्सीजन की यदि at home, this is the home management program. यदि आप जब तक आपको ऑक्सीजन मिले, या जब तक कि आपको आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, या ये टेक्निक अपनाई जा सकती है, और इस टेक्निक के द्वारा आप कई वेंटिलेशन से भी बच सकते हैं। So stay calm and let's practice this technique at home if you feel shortness of breath. Yes, pregnant ladies, people who have a big belly probably, and all those who have spine problems or hip fractures or leg fractures should avoid this position. Thank you. Hare Krishna. Yeah. Thank you so much, Mataji, for your quick, precise, and very helpful practical techniques.
यदि किसी भक्तों को कोई प्रश्न है तो माता जी उपस्थित है, पूछ सकते हैं। चैट में एक प्रश्न आया था कि कैन दिस बी डन एज प्रिकॉशनरी मेजर इवन इफ कोविड नॉट डायग्नोज्ड? यस यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस, कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है इसमें, कोई नुकसान नहीं है, ये कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं घर पे बच्चों को भी कभी कफ एंड कोल्ड हो सकता है, बच्चों को भी लेकर जैसे इस प्रकार गोद में लेकर उनकी बैक आपकी तरफ हो जैसे इस तरह, और उनको भी ऐसे वी कैन गिव देम दिस काइंड ऑफ पोस्चरल ड्रेनेज, बच्चों को बिठा के करवा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। एंड इस तरह आप भी लेट कर you can perform breathing exercises if the position is comfortable, no harm. और एक प्रश्न है माता जी, भक्त लिख सकते हैं चैट में, और आई होप चैट ओपन है, नहीं है तो होस्ट पांडुरंग विठल प्रभु मेक श्योर चैट इज ओपन फॉर ऑल। और एक प्रश्न है कि यदि किसी का पेट बड़ा है और कंफर्टेबल नहीं है उल्टे सोने में, तो हाउ विल दे मैनेज दिस, या उनके लिए क्या कहेंगे आप? Yes, so वही मैंने अभी बताया था, some contraindications are there कि pregnant ladies and people who have a big belly may avoid this, लेकिन यदि आप फिर भी करना चाहते हैं ये proning position, उल्टा position specifically challenging रहेगा, so you can keep a bigger cushion on your hip bone. हिप बोन पे आप एक बड़ा पिलो रख सकते हैं ताकि आप उठ सकें ऊपर, बस यही ध्यान रखना है कि पेट ना दबे, that's it. एक प्रश्न है, कितनी बार और कितने समय तक ये एक्सरसाइज करनी है? तो ये तो आप जैसे सपोज इफ आप कोविड अफेक्टेड हैं और ये आप पूरा दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये साइक्लिक फॉर्म है। 2 घंटे उल्टा लेट गए, 2 घंटे साइड में लेट गए लेफ्ट तरफ, 2 घंटे राइट में लेट गए और फिर बैठ कर, बिकॉज वैसे भी हम पोजिशन चेंज करते हैं सोने में, यदि थोड़ा सा कॉन्शियस होके हम पोजिशन चेंज करेंगे तो हमारे लंग्स को वो हेल्प करेगा। सो ये पूरा दिन ही आप कर सकते हैं। रात को यस यू कैन लाई डाउन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आप सो सकते हैं जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है। यदि आपने पूरा दिन ये किया तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, एंड पेशेंट आल्सो फील्स नाइस, वो ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हाफना होता है वो भी बंद हो जाता है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो डू इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल। बहुत सारे भक्त आपका कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं माता जी, सो काइंडली आप उस चैट में आप लिख देंगे प्लीज। Yes, they can message me and I'll definitely get back to them on WhatsApp. तो मैं जरूर उनसे बात करूंगी एंड हेल्प करूंगी जो भी जितना भी। That's my contact number. सो भक्तों से निवेदन है, ये नोट कर लीजिए। माता जी का नंबर है 9891498776। तो दिन में माता जी से संपर्क कर सकते हैं। और खाने के तुरंत बाद ना करें, और यदि ये करते वक्त, ये पोजीशन में रहते वक्त यदि आपको डिजीनेस लगती है या उल्टी जैसा हो रहा है तो कृपया पिलोज हटा दें और पोजीशन चेंज कर दें, राइट। बट दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है हॉस्पिटल जाने का। तो यदि हॉस्पिटल की जरूरत है तो आपको जाना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा दिन आप करें और सिचुएशन वर्स होती जाए पर आप डॉक्टर को संपर्क ना करें, ऐसे नहीं है। ये प्रूवन, मेडिकली प्रूवन, रिसर्च के द्वारा स्थापित ये टेक्निक है, प्रोनिंग टेक्निक, जो हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं और जब पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो उन्हें भी बताते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही तो प्लीज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। ओके, एक प्रश्न है कि यदि हम पिलो वगैरह रख के न करें लेकिन बस कॉन्शियसली सोए तो क्या कुछ मदद होती है? स्पेसिफिकली प्रोनिंग टेक्निक जो है, प्रोनिंग मीन्स उल्टा लेटना, उसमें पिलो की जरूरत होती है। बिकॉज यदि आप उल्टा लेटते हैं नॉर्मली तो उसमें आपका पेट दबता ही दबता है और चेस्ट भी कुछ हद तक स्टीप नहीं होती है, यानी कि एक एंगल पे नहीं होती है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो आपको पिलो रखना अनिवार्य है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप अ पिलो अंडर द पेल्विस, जस्ट क्योंकि हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा नहीं तो. हमारे सारे जो स्लाइड्स वगैरह थे इसको डिस्प्ले करो हमारे हेल्पलाइन में. Yes, जी sir. हम आज वो शेयर कर देंगे पूरा ये सेशन और उनका प्रेजेंटेशन भी. यस. Yes, हाँ. और एक प्रश्न है कि कफ बाहर निकलता है तो क्या लाइक वॉमिटिंग के द्वारा कफ निकलता है या निकल सकता है, एक प्रश्न है. हाँ, वॉमिटिंग इज वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है वॉमिटिंग. वॉमिट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली कफ करके कफ निकाल सकते हैं. तो जस्ट कफ करिए, खांसिए, एक गहरी सांस लीजिए, खांसिए, और यहाँ तक तो है ही कफ. डेफिनेटली इस मैनूवर से, इस प्रोसीजर से यहाँ तक कफ आ गया है, बस आपको खांस के और बाहर निकालना. यू कैन कीप अ स्पूटम कप, आप एक कप भी रख सकते हैं या एक दोने की तरह कुछ रख सकते हैं, पानी और डेटॉल भर के, जिसमें आप कफ फेंकते जाएं. सो दैट इज ऑल्सो ओके, उसको ढक के रखें. प्रश्न और है माता जी के कोविड वाला कफ नहीं, रेगुलर किसी को होता है बहुत सालों से, बहुत समय से कफ है, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर किस प्रकार से वो बाहर ला सकते हैं या निकाला जा सकता है, ये प्रश्न है. बहुत सालों से यदि कफ है तो उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस टेक्निक से या प्रैक्टिस से. राइट. सो जो कोविड वाला कफ नहीं है और बहुत समय से है, तो वो कफ डेफिनेटली बहुत गाढ़ा होगा और निकलने में मुश्किल भी होगी. सो ये टेक्निक करने से पहले आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं. स्टीम इनहेलेशन करने से एयरवेज में मॉइस्चर जाएगा, और वो जब यहाँ पर कफ पहुंचेगा तो वो थोड़ा सा और डाइल्यूटेड होगा, थोड़ा पतला होगा, तो निकालने में मुश्किल नहीं होगी. सो कोई भी कर सकता है ये टेक्निक, जैसे मैंने पहले ही बताया था. लेकिन कोविड में स्पेसिफिकली जैसे कफ भर जाता है, तो उसमें ये टेक्निक स्पेसिफिकली यूज की जा रही है. एनीबडी कैन डू, बहुत कई वर्षों से है तो भी कर सकते हैं. जिस टेक्निक को आपने बताया, पिलोज वगैरह रखने हैं, एलिवेशन लेना है, तो उससे कुछ ब्लड सर्कुलेशन में तो दिक्कत नहीं होती? कुछ एक डिवोटी का ऐसा थोड़ा कंसर्न है. या तो आपकी बॉडी आपको बता देगी, राइट. सो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप मे बी यू कैन रिड्यूस, ये जो पोजीशन है उल्टा लेटने वाला, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं. और यदि आपको चक्कर आ रहे हैं या लाइट हेडेड फील हो रहा है या पैरों में सुनपन हो रही है, हाथों में सुनपन हो रही है, तो दैट मीन्स थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो मे बी यू कैन चेंज द पोजिशन टू साइड लाइन. तो आप साइड लाइन, हमारा बॉडी हमें बहुत चीजें बताता है, सो आप उस पे सतर्क रहें. तो इट्स नॉट हार्मफुल इन एनी वेज. ऐसे नहीं है कि ऐसे उल्टा लेटने से आपको ब्लड क्लॉट हो जाएगा या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी. आपका बॉडी आपको बताएगा, तो उसी हिसाब से आप कृपया चेंज करें. एलर्जिक कफ है तो माता जी ये टेक्निक्स उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल या डिफरेंट होता है? एलर्जिक कफ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं आप ये टेक्निक. अगेन, दिस इज अ जनरलाइज्ड टेक्निक व्हिच कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ कफ. कोई भी आपको किसी भी प्रकार का छाती में कफ इकट्ठा हो जाता है या एलर्जिक कफ है जिससे आपके सिक्रीशंस भर जाते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट एलर्जिक कफ में आप अपने घर वालों की सहायता ले सकते हैं रेगुलरली करने से. जैसे मैंने बताया कि कपिंग टेक्निक है, जिसमें हाथों को ऐसे गोल करके पेशेंट को उल्टा लिटाकर या साइडवेज लिटाकर उसके बैक पे या छाती पे इस प्रकार 50 to 60 रेपिटेशंस करने हैं, जैसे थप 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 करना, इन जनरल टर्म्स हम कहते हैं. सो ये करने से भी जो भी कफ इकट्ठा है वो निकल सकता है. एंड एलर्जिक कफ के ऑफ कोर्स और रीजंस भी हैं, जो चीजें आपको एलर्जी दे रही हैं उनसे भी बचें. और कोई एस्थमा पेशेंट है जो सालों से उनका कफ नहीं निकल रहा है, या क्या तो एस्थमा के लिए भी ये यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें इस पोजीशन में कुछ भी हांफना शुरू हुआ या इस पोजीशन में कुछ भी चक्कर आने या डिजी फील होना शुरू हुआ, तो तुरंत चेंज कर दें. दीज आर द टू इंडिकेशंस. यदि हांफना और डिजी फील होना शुरू हुआ तो आप चेंज कर दें ये पोजीशन. बाकी कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. ये शायद थोड़ा सा
आउट ऑफ द कोर्स जैसे बोलते हैं वैसा क्वेश्चन है, बट आई विल स्टिल शेयर। डिवोटी पूछ रहे अगर हम लेफ्ट पोजीशन में ही पूरी रात 6 घंटा सोते हैं, सो इज दैट फाइन? आई मीन रात को आप कैसे सोते हैं उस पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, सो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। तो कोई हार्म नहीं है। जैसे ही आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल होने लगेगी इस पोजीशन में सोने में, तो आप अपने आप ही पोजीशन चेंज कर लेंगे, और हम करते भी हैं। हम एक पोजीशन में शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो सोते होंगे, हम चेंज करते रहते हैं पोजीशंस। सो कोई हार्म नहीं है, मेडिकली कोई हार्म नहीं है। ऐसा है कि लेफ्ट पे हार्ट है तो पूरा दबाव हार्ट पे आएगा, हम लेफ्ट पे सो रहे हैं, ऐसे नहीं है। हार्ट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, हमारा हार्ट बहुत अच्छी तरह से चेस्ट वॉल से प्रोटेक्टेड है। एंड लंग्स के बीच में, लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 हिस्से हैं, अपर एंड लोअर, वहां पे बीच में अच्छी तरह से हार्ट प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं होगा। एक देखो, हमारे पद यात्री पूछ रहे हैं कफ निकालने के वगैरह, आपने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए। ऐसा कुछ है जिससे कफ हो ही ना, कफ से ही बचे, तो ये सिचुएशन ही ना है? मास्क लगा के रखिए धूल मिट्टी वाली जगह में, स्पेशली पदयात्री यदि आप चल रहे हैं, बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं आप लोग, तो बस यही ध्यान रखिए कि आप मिट्टी वाली जगह पे अच्छी तरह से मास्क पहन के रखें। और रात को जब भी आप सो रहे हैं स्टीम जरूर लें। जो भी माइक्रोब्स या कुछ भी इकट्ठा हुआ है नाक में और इस अपर रेस्पिरेटरी एरिया में, वो स्टीम लेकर उनका एटलीस्ट नाश हो सकता है। और फिर रात को अच्छी तरह से गरारे करके सोएं, कुछ नहीं होगा। दिस इज रेगुलर राइट? ये हमेशा कर सकते हैं, कोविड यस के लिए ही नहीं, यस नॉर्मली भी? यस, कोविड के लिए स्पेसिफिकली गार्गल्स से ज्यादा हमारी स्टीम इनहेलेशन को महत्व दिया गया है, बिकॉज पैरानेजल एरिया में जो है कोरोना वायरस होता है गले तक, गार्गलिंग सिर्फ गले तक पहुंचती है, स्टीम गोज इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहां कोरोना वायरस छुपा होता है। सो स्टीमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, 3 times a day, 5 minutes, 3 से 4 टाइम्स डे में, और 5 मिनट्स तक अगर आप सहन कर सकते हैं तो गर्म पानी से भाप लेना, कुछ न डालें उसमें।